नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। हम अक्सर कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान हैं। माता को धरती और पिता को आकाश बताया जाता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करके हम सोचते हैं कि हाँ भाई, स्त्री पुरुष समान हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? आज भी लैंगिक आधार पर लड़का लड़की में भेद किया जाता है। सरकार को अभियान चलाना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि लड़कियां जिंदा रह सकें। सरकार उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाती है और इस प्रकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं सरकारें चलाती रहती हैं, चाहे वो फिर केंद्र की हो या प्रदेशों की हो। लेकिन सोचिए, क्या इसके बावजूद हम संपत्ति में, उत्तराधिकार के मामलों में उन्हें न्याय दे पाते हैं? और यहाँ तक कि हम विवाह और तलाक जैसे मुद्दों पर भी अपनी अलग राय रखते हैं। हम औरतों को उनके संप्रदाय में प्रचलित कानूनों के हवाले करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लड़की हिंदू है तो ये कानून, मुस्लिम है तो ये कानून। अब अगर उसका पति 2-3 शादियां और कर ले तो हम कहेंगे भाई हम क्या करें, वहाँ यही सब चलता है। हम ये भूल जाते हैं कि भले ही लड़की का कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन है तो वो देश की बेटी, और देश में किसी भी भेदभाव के बिना सभी को न्याय मिले, यही हमारे संविधान की आत्मा भी है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को एक नई सुबह हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया। मध्य प्रदेश को मिलाकर अब देश के 4 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। संविधान के भाग 4 में यूसीसी पर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसी हिस्से के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए यूसीसी का प्रावधान भी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। सवाल उठता है कि जब संविधान में इसका जिक्र है तो आज़ादी के बाद अब तक इस पर कोई कानून क्यों नहीं बना? इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि संविधान के भाग 4 में जिन नीति निदेशक तत्वों का जिक्र किया गया है उसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार चाहे तो कानून बनाए, नहीं तो छोड़ दे। मध्य प्रदेश में पारित इस बिल को अब माननीय राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही यह कानून का रूप ले लेगा। तो क्या है इस खास बिल में, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी हंगामे के बीच पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान करीब 2 घंटे तक सदन में जोरदार हंगामा होता रहा। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर बिल पारित करा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल बताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी बिल का पास होना राज्य के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। और उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस कानून का लागू होना एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता के विजन के प्रति सच्चे कमिटमेंट को दर्शाता है। प्रदेश की आधी आबादी के पक्ष में एक समान नागरिक कानून का लागू होना हमारे सबके लिए संविधान की आत्मा का एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को दुराने का अभियान चल रहा है, उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मैं अपनी ओर से करूँ। मोहन यादव के अलावा बीजेपी के विधायकों ने भी बिल पास होने को ऐतिहासिक बताया और राज्य के लोगों के लिए सरकार को हितकारी बताया है। अगर कांग्रेसियों में हिम्मत हो तो आदिवासी क्षेत्रों में जाके बताना क्यों विरोध किया है। आदिवासी ये समझ गया कि इन्हें विरोध नहीं किया, इनने मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ विरोध किया है। आदिवासी को तो इस बिल से बाहर रखा है, फिर भी आदिवासी के रक्षा नहीं की इनने, और इसलिए कांग्रेस इस तुष्टीकरण की नीति में फंस चुकी है। कांग्रेस 47 में भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके थे, कांग्रेस ने आज भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके हैं। 2 मुस्लिम विधायकों के चक्कर में कांग्रेस के 60-65 हिंदू विधायकों की बलि चढ़ गई है। और अब हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदुओं ने देख लिया है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं ये मुस्लिम तुष्टीकरण अपनाते हैं।
47 में जिन्ना के सामने घुटने टेके तो विभाजन हुआ। आज भी यूसीसी बिल आया तो इनने घुटने टेक दिए। देखिए, बिल बहुत अच्छे से ध्वनिमत से पारित किया सत्ता पक्ष ने, और मुख्यमंत्री जी के साथ जय जय श्री राम के नारे भी लगाए, आप देख रहे थे। विपक्ष ने आज बड़ी चतुराई से काम किया, बड़े ही दोहरे चरित्र से काम किया कि विरोध भी ना हो और उसका पक्ष भी ना कर पाए, इसलिए उन्होंने वॉकआउट भी नहीं किया। हमेशा छोटी छोटी चीज को वॉकआउट करते हैं, आज वॉकआउट नहीं किया क्योंकि उनके अंदर ही विरोध था। उनके ही आदिवासी विधायक चाहते थे कि बिल का समर्थन करें, क्योंकि आदिवासियों को हम लोगों ने छोड़ के रखा है इस बिल में, लेकिन वो 2 मुस्लिम विधायक और अन्य लोगों के कहने पर उन्होंने इस बिल का विरोध किया। देखिए, जो यूसीसी बिल है ये संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 और 44 के अंदर इस बात का साफ उल्लेख है कि समान नागरिक संहिता के विषय में राज्य सरकारें उसे इंडीवर कर सकती हैं, और आज वही काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। देखिए, यूसीसी का बिल बहुत लॉन्ग अवेटेड था बहुत समय से, और ये कहिए कि सन 1900 जब संविधान सभा की बैठक हुई 48 में, उसके बाद से ही लगातार किसी न किसी रूप पर इस पर बहस होती रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति दी और कहा और सरकारों को आगाह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 का पालन करें और समान नागरिक संहिता लागू करें, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण इस पर कोई कदम अभी तक नहीं उठा रही थी, और आखिरकार जनता ने ये मैंडेट हमको दिया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत शुरू से ही जब जनसंघ था तब से 3 मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। जबकि विपक्षी नेताओं ने बिल पास होने के बाद दिल्ली और राज्य की मोहन यादव की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को हवा देना चाहती है। जब 21वां लाख देश का इसके न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज उस कमेटी ने कह दिया देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता अभी नहीं है, ये स्पष्ट है। और ये जो आयोग बना था ये मोदी जी के समय बना, वो जब दिल्ली में आप पास नहीं करा पाए, वो आयोग नहीं किया, हमें अनुशंसा नहीं मान रहे, पीछे के रास्ते से आरएसएस का पूरा एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हमारी मांग है इसमें प्रवर समिति को दिया जाए। देखिए, मैंने संशोधन दिया, आपने संशोधन गिरह करके आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मैंने उनसे कहा कि आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये एक धारा से दूसरी धारा टकरा रही है, क्रिमिनल हो रहा है, सिविल से आप क्रिमिनल में ला रहे हो, ये उचित नहीं है। 2 घंटे तक पूरा विपक्ष गदर करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सदन में, और जबरिया एक तरफा बिल पारित कराए, ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। एमपी में यूसीसी बिल पास कराकर बीजेपी गदगद है। खुद सीएम ने विधानसभा के अंदर हिंदुत्व के नेतृत्व का आह्वान किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। दरअसल मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बैठक में यूसीसी बिल 2026 के ड्राफ्ट को एकमत से मंजूरी दी थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में बिल को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया, जो कि पास हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी बिल का पास होना राज्य के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस कानून का लागू होना एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता के विजन के प्रति सच्ची कमिटमेंट को दर्शाता है। इस बिल के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्तियों में हिस्सा, गोद लेने जैसे मसलों के लिए एक ही कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता होने पर धर्म के आधार पर कोई छूट नहीं मिलती। देश में फिलहाल धर्म के आधार पर इन मसलों पर अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भारत में संपत्ति, विवाह और तलाक के अलग अलग कानून हैं। मध्य प्रदेश ने ये जो शुरुआत की है, इससे आगे चलकर बाकी राज्य भी प्रेरित हो सकते हैं और पूरे देश में इस प्रकार समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। बस ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत। अहलावत जी नमस्कार। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी अभिषेक जी, इतना विरोध क्यों मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये रोग जो है ये पुराना है, ये 47 के बाद का रोग है और उसको बहुत पाला गया है, पोषित किया गया है। उस समय की सरकारों ने, देखिए जब देश आजाद हुआ था तो भारत का मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था हिंदू मेजोरिटी के देश में। इसमें जो उस समय जो किया गया उसमें कोई गलत नहीं था, इन्हें समय दिया गया कि आप जो है एडजस्ट हो जाइए। परंतु जो हमारे संविधान निर्माता थे उस समय के, उन्होंने ये सोचा था, इसको बैक बर्डर पे डाल दिया था कि कल को जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, जो सत्ता में आएंगे, वो ये महसूस करेंगे कि सबको बराबरी से रखा जाए, यूनिफॉर्म रखा जाए, सबको बराबरी का मौका दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गलती करी है मुस्लिम महिलाओं ने इस धरती पे पैदा होके, इस पावन धरती को जिसे हम भारत माता कहते हैं, क्या यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने पैदा होके गलती कर दी है कि यहाँ पे उन्हें वो नियमों का पालन करना पड़ेगा जिन नियमों का पालन उन्हें प्रोत्साहित जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे नहीं करना पड़ता, वहां पे शरिया नियम लागू नहीं होते। अगर वो यूएस में चल जाएं, यूके में चल जाएं, कनाडा में चल जाएं, या जितना वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पे शरिया नियम लागू नहीं होते। हमने आपको जानबूझ के, हमने अपने आप को बैकवर्ड रखा इस वजह से कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनकी बात मानी जाए। मैं जानना चाहता हूं कि इन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जो सिविल कानूनों हैं उनमें तो अपना शरिया चलाया। मैं जानना चाहता हूं इन्होंने क्रिमिनल कानूनों में क्यों नहीं मांग करी आज तक भी कि हमारा शरिया लागू हो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो शरिया है वो बहुत सख्त है। सिविल ये क्रिमिनल मामलों में, ये क्रिमिनल मामलों में शरिया नहीं चाहते, केवल सिविल मामलों में चाहते हैं, क्योंकि सिविल मामलों में केवल जो विक्टिम है वो मुस्लिम महिला है। देखिए, मैं किसी धर्म में अधिक विश्वास नहीं रखता, मैं बहुत ज्यादा समाजवादी व्यक्ति हूं, मैंने काफी कुछ पढ़ा है, मैं माओ को काफी मांगता हूं। धर्म को, ये रिलीजन को, जो मॉडर्न जो सोच है उससे के हिसाब से मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को कानून के प्रति समान नजर से देखा जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए अभिषेक जी। और शादियां करने का जो ये रीति रिवाज है ये उस जमाने के लिए सही रहा होगा जब पुरुष मर जाया करते थे, अब वो स्थिति नहीं है, स्थिति बदल गई है। बातचीत का क्रम आपसे जारी रहेगा। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हुदा जरीवाला भी जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हुदा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, जय हिंद। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। थोड़ा विलंब से आप जुड़ी, लेकिन उम्मीद है कि अब इस प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा हमारी और आपकी बातचीत के बीच में। तो ये बताएं हुदा जी, ये जो मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, क्या आपको लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी, तो पहली बात तो ये आपने स्टेट की बात करी जहाँ पे यूसीसी लागू मध्य प्रदेश, मेरा ननियाल बॉम्बे से है और ननियाल बॉम्बे से है। मुझे पर्सनली इफेक्ट करता है इस बिल का मध्य प्रदेश। आप ये देखिए, यूसीसी को लेकर जिस राजनीति है, जिस तरीके जो गवर्नेंस होती है वो समझ नहीं आता। पहली बात तो ये कि इसमें मीनिंगफुल स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया गया है, चाहे रिलीजियस लीडर्स हो, हुदा जरीवाला से हमारा शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अभिषेक जी, आपकी तरफ रुख करते हैं। अनुच्छेद 44 में जिक्र है समान नागरिक संहिता का संविधान में, लेकिन बावजूद इसको लागू क्यों नहीं किया गया? जी अभिषेक जी, मेरा सवाल अब अभिषेक जी से है। अभिषेक जी, अनुच्छेद 44 में
यूसीसी का जिक्र होने के बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया? जी, मुझे लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है अपने अतिथियों से। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है और समान नागरिक संहिता के लागू होने से मध्य प्रदेश में एक समानता आएगी सभी वर्गों के बीच में। अभिषेक जी से एक बार फिर संपर्क हो गया है। अभिषेक जी, मेरा प्रश्न आपसे जी, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र होने के बाद भी ये लागू क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह है आपके अनुसार, क्यों नहीं किया गया लागू? कहीं ना कहीं सर देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो जरूरत थी उस समय की, 47 के दौर की जो जरूरत थी, उसको कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स में बदल दिया गया। ये जो मुस्लिम समाज को ये दिखाने के लिए हर व्यक्ति एक से बढ़कर एक बनने लग गया। वो कहने लग गया कि हम तो हैं मुस्लिमों के सबसे बड़े खैर खां। वो मुस्लिमों के खैर खां नहीं थे, वो उनका डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। वरना आप देखिए, इतने अपीजमेंट के बाद जब कांग्रेस का इतना बड़ा राज्य रहा, तो आज जो आजादी से पहले मुस्लिम पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छे मुकाम पे था, ऐसा क्या कारण रहा कि आजादी के बाद से अब तक मुस्लिम डाउन स्लाइड में गया, तरक्की नहीं कर पाया? कारण मैं बताना चाहता हूं दर्शकों की ज्ञान के लिए जी, कि मुसलमानों को शरिया के उस तंत्र में डाल दिया जो 1400 साल पुराना था। जो मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो वाकई में सऊदीज को देखिए, उन सबको देखिए, वहां पे तरक्की हुई। आप कजाकिस्तान को देखिए, तजाकिस्तान को देखिए। मैं खुद गया हुआ हूं, मैं रशियन स्टेट्स जो हैं वहां पे मैं गया हूं। वहां पे महिलाओं की जो स्थिति है वो हमसे बेहतर है। जो 3 तलाक है वो पाकिस्तान तक में अलाउड नहीं है। वो केवल हमारे देश में केवल मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे वो ये क्यों करते रहे कि हम मुस्लिमों को अपीज कर रहे हो। मुस्लिमों को अपीज नहीं कर रहे थे, क्षमा चाहता हूं, वो केवल कुछ मुल्ला मौलवियों को अपीज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुस्लिम अगर अनपढ़ रहा तो हमारा वोटर बना रहेगा, हमारी बात मानता रहेगा। वो मुस्लिमों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। हकीकत ये है, ये अगर हकीकत नहीं होती तो आज मुस्लिमों में पढ़ाई की जो संख्या है वो तजाकिस्तान के मुकाबले में भारत में ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि एक सेकुलर मुल्क है। और ये नहीं है अगर, तो कहीं ना कहीं ये कल्प्रिट है जिन लोगों ने मुसलमानों की झंडा बदारी करी, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते थे। इन लोगों ने मुसलमानों से ही दगा करी, केवल उन्हें वोट बैंक बना के रखा, जिससे कि वो समझ डेवलप ना कर सके। ये यूसीसी हमारे एक संविधान बनाने वालों का सपना था। उस समय मैं मानता हूं, उस समय हो सकता है मुसलमान डरे हुए हों इस हिंदुस्तान में, उनको ये लगता हो कि हमारी जो मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी है वो हमें दबाएगी, हमारे कल्चर को दबाएगी। परंतु अब ये इतने साल तक क्यों चलाया गया, ये समझ के परे है। जो समझ मेरे को समझ है, जो मैंने समझा इस बात को, वो ये है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, कम एजुकेटेड व्यक्ति को मैनिपुलेट करना आसान है। इसी वजह से मुसलमानों को कभी ये आजादी दी ही नहीं गई। जो यानी उनके नेताओं ने हमेशा उनको भरमा के रखा, उनको हमेशा गर्त में ले जाने का काम मुस्लिम किया। बहनें हैं जी, जो मेरी मुस्लिम बहनें हैं, आधी आबादी है वो भी, उनको एज ए वस्तु यूज करने के लिए दिया गया। उनको कभी भी इंसान माना ही नहीं गया। जो आजादी हिंदुओं को मिली, क्रिश्चियंस को मिली, सिखों को मिली, जैनों को मिली, वो कभी भी मुस्लिम महिलाओं को मिली ही नहीं। और अफसोस इस बात का है कि एक सिंड्रोम बन गया इनके बीच में कि इन्हें पिंजरा ही पसंद आने लग गया, कि पिंजरे में रहना ही इनको पसंद आने लग गया। और हमने देखा है कि ईरान में महिलाएं अपना जो ये पर्दा जिसे कहते हैं, हमारे उनके यहाँ दूसरा शब्द है, हमारे यहाँ दूसरे शब्द है, उसको जला के खुश होती हैं, हमारे यहाँ पर्दा पहन के खुश होती हैं। तो ये तो गलत हो रहा है ना बहुत हमारे देश की महिलाओं के साथ।
हैं तो जी, मेरे बिल्कुल, देश की ही। बिल्कुल। हुदा जी, आपके पास आना चाहूँगा। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, किसी वजह से आपका जवाब हमें नहीं मिल पाया। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या लगता है आपको ये जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी, माजूर चाहती हूँ, मैं जहाँ बैठी वहाँ पे ऑडियो नहीं आ रही है। जी मैं मेरी आवाज पहुँच पा रही है आप? जी बिल्कुल। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपके ये जो रिस्पेक्टेड गेस्ट आपने जो बिठाए हुए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इतना दूर दूर तक इस्लाम के बारे में नहीं जानते, और कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुसलमान महिला हिजाब क्यों करती है या हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं। मैं संविधान क्योंकि पढ़ी भी हूँ, तो उनके बड़ी ही समझदारी से बताना चाहती हूँ कि जो यूसीसी है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। जो टीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 टू 51 तक को दर्शाता है, राइट। स्पेसिफिकली उसमें आर्टिकल 44, ठीक है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी तक इस पे जो लॉ है वो क्यों नहीं दर्शाया गया है, राइट। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट क्यों, सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों। जो भारतीय जनता पार्टी के क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि आर्टिकल 44 टीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऑप्शन ओवरलुक कर देता है, जिसमें बहुत सारी और चीजें मेंशन है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, इंश्योरिंग इक्वल जस्टिस एंड स्ट्रेंथनिंग वेलफेयर, राइट। तो इसमें जो गवर्नेंस की प्रायोरिटीज थे उनमें उनको यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू करते वक्त मुसलमानों की जो वेलफेयर है वो दिखता है, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि इसको लागू करने पे सबसे पहली बात तो ये, इसमें आपने कोई मुस्लिम स्टेक होल्डर नहीं रखा हुआ है, तो ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप पास कराने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात कि आप पूरी स्टेट्स में अगर ये लागू करोगे तो इसमें जो फेडरल इनकंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। हर स्टेट में एक डिफरेंट वर्जन ऑफ यूसीसी लागू होगा, विच में अंडरमाइन द वेरी आइडिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री, राइट। अब इसमें रिस्क है लीगल चैलेंजेस, राइट। अगर अफेक्टेड कम्युनिटीज ये मानती है कि लॉ इन्फ्रिंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन को, तो प्रोलॉन्ग लिटिगेशन कुड क्रिएट अनसर्टेनिटी इंस्टेड ऑफ लीगल यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है, और वो सिर्फ अपना ये गलत तरीके से यूसीसी लागू करके कहीं ना कहीं इसमें विमेन्स राइट, मुस्लिम के विमेन राइट को दर्शाती है, विच इज फार फ्रॉम ट्रूथ। इनके पास एक विमेन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना किसी को काउंसलर के टिकट देते, राज्यसभा लोकसभा तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो हम अपील ही नहीं कर सकते। तो इनको अगर इतनी से करे मुसलमान, आप कहना चाहते हैं कि इसमें मुस्लिम विमेन राइट का ख्याल नहीं रखा गया है? भारतीय झूठा पार्टी है ये, जो सिर्फ झूठ परोसती है। They do not care about Muslim women. They do not care about the protection of Muslim women. और मध्य प्रदेश में आप यूसीसी लागू करके सिर्फ और सिर्फ विमेन राइट्स का आप एक आड़ ले रहे हो। दरअसल इसमें आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड मैरिज है, डाउरी है, अबैंडनमेंट है, ये सारे पहलू को नजरअंदाज ये लोग कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं में या कुरान में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं जो महिला को फेस करना पड़ती है। वो ये क्यों बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में देवदासी सिस्टम रहा है, हिंदू धर्म में महिलाओं को कितना, महिला को आप रेप करके बाकायदे से हैंग कर देते हो, तब कहाँ जाते हैं आपके वुमेन्स राइट, तब कहाँ जाते हैं। और मध्य प्रदेश दलित आदिवासियों, खुदा जरीवाला जी, उसको सुधारने का ही तो ये प्रयास है। आप मुझे बताइए, 3 तलाक के ऊपर जब ये कानून बना, क्या उससे मुस्लिम महिलाओं का कहीं भी कोई अहित हुआ? ये मुझे बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुस्लिम वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? एक काउंसिलर कॉर्पोरेटर ही बना दे, राज्यसभा लोकसभा से टिकट देना बहुत दूर की बात है। आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ झूठ परोसती है, इनके पास कोई लीगल आर्गुमेंट नहीं है यूसीसी लागू करने के लिए, राइट। यूसीसी शुड बी अबाउट इक्वालिटी, नॉट अबाउट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट। भाजपा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, डेकेड से बात कर रही है, तो वो सेलेक्टिवली क्यों बीजेपी रूल स्टेट्स में, बीजेपी बाउंड स्टेट्स में उसको लागू करके इसको एक ब्रॉड नेशनल कंसल्टेशन को साइडलाइन करके ये लागू करना चाह रही है? आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों को अगर इतनी मुसलमान महिलाओं की, मुसलमान पुरुष की, इन जनरल मुस्लिम कम्युनिटी की फिक्र है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे एजुकेशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया,
बहुत सारे जो जीपीएससी में हुदा जरीवाला जी, उसके लिए भी वो बात योजनाएं कर सकते हैं और बन रही हैं। कोई भी जो राज्य होता है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अभिषेक जी, आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूँगा, संक्षेप में मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या मुसलमानों का कहना है कि अनुच्छेद 29 का उल्लंघन किया गया है, क्या ये बात कहाँ तक सही है? क्या वास्तव में उल्लंघन हुआ है मौलिक अधिकारों का? हूँ साइकोलॉजी में एक टर्म है, मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक और मेरी को पैनलिस्ट सर्च करें, स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है कि जो विक्टिम होता है वो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले को ही अपना प्रिय मान लेता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि फेशिज्म क्या कहता है कि हमारी जाति ही हमारा भला कर सकती है, क्या दूसरी जाति आपके लिए भला नहीं सोच सकती? क्या एक महिला के लिए, क्या एक मुस्लिम महिला के लिए एक हिंदू पुरुष अच्छा विचार नहीं ला सकते? हम ये जानते हैं कि उस महिला, मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा कि एक मुस्लिम महिला, जब मैं देखता हूं कि उसका पति उसके बाद 4-5 महिलाओं से शादी करता है और जी, वाकई वास्तव में ये स्थिति दुखद है सभी के लिए। जब हम नागरिकों की बात करते हैं तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी अन्य इतर संप्रदाय का हो, वो सब देश के नागरिक होते हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं अभिषेक अलावत जी आपका भी, हुदा जरीवाला जी आपका भी, आपने इस चर्चा में भाग लिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस बिल में एक बदलाव शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी है। 23 सितंबर 2008 के बाद मध्य प्रदेश में जिन लोगों की शादी हुई है उसका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो यूसीसी लागू होने के 1 साल के भीतर उनको शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जिनकी शादी पहले से रजिस्टर्ड है उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ, लिव इन में रहने वाले कपल्स को भी 1 महीने के भीतर अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।